वेलकम टू ए लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। इसके अंदर लिखा हुआ है इज इंटरनेशनल लॉ अ प्रॉपर लॉ। ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर आता है इंटरनेशनल लॉ के। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करने लगे हैं। International law primarily consists of the principle and rules that states consider themselves bound to observe in their relations with another। यहाँ पे जो इंटरनेशनल लॉ है वो कंसिस्ट करता है कंसिस्ट करता है ऑन द प्रिंसिपल्स एंड रूल्स दैट स्टेट्स कंसिडर देमसेल्फ। यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसका मेन फोकस ये होता है, वो इस चीज़ पे चलता है कि जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स में जो तमाम कंट्री है उन सब की जो स्टेट्स हैं वो अपने आप को यानी कि खुद को बाउंड करती हैं ऑब्जर्व करने में रिलेशंस विद वन अनदर। यहाँ पे ये लिखा है कि इंटरनेशनल लॉ हमें ये सिखा रहा है कि जो स्टेट्स हैं वो अपने आप को बाउंड करती हैं कि वो अपना रिलेशन बना सकें एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये हमें इंटरनेशनल लॉ सिखाता है। सही है। The debates over whether international law qualifies as a proper law has led to two opposing schools of thought। तो सेकेंड लाइन में ये लिखा है कि जो डिबेट है लोगों की वो ये है कि क्या इंटरनेशनल लॉ एक प्रॉपर लॉ है या नहीं। ये बात हमें यहाँ पे लिखी मिली है। अब इसके ऊपर जो डिबेट हुई यानी कि जो बात हुई है कि क्या इंटरनेशनल लॉ प्रॉपर लॉ है या नहीं है, तो इसकी वजह से दो स्कूल्स ऑफ थॉट्स बन गए। अब वो जो दो स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं वो कौन से, वो हम इसी के अंदर पढ़ेंगे। सही है। One argues that international law lacks the essential characters of law। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस मसले की वजह से यानी कि इंटरनेशनल लॉ प्रॉपर लॉ है कि नहीं, इसी वजह से दो स्कूल्स ऑफ थॉट्स बन गए। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसके अंदर एसेंशियल कैरेक्टर्स ऑफ लॉ मौजूद नहीं है, यानी कि जो लॉ के अंदर जो भी चीज़ें मौजूद होती हैं वो सारी की सारी हमें इंटरनेशनल लॉ में नहीं मिलती। लेकिन जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है वो डिफेंड करता है इस लीगल नेचर, यानी कि वाइल द अदर डिफेंड्स द लीगल नेचर। जो दूसरा लॉ है यानी कि दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है वो कहता है कि नहीं इंटरनेशनल लॉ में तो सारी बातें मौजूद हैं, आप क्यों ऐसा कह रहे हैं। ठीक है। डिस्पाइट दिस चैलेंजेस इंटरनेशनल लॉ इज क्रिटिकल फॉर ग्लोबल पीस एंड ऑर्डर्स। तो एंड लाइन पे ये लिखा है कि बेशक इसमें ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोगों के ऊपर लोग इसके ऊपर डिफरेंट ओपिनियंस दे रहे हैं, फिर भी जो इंटरनेशनल लॉ है वो हमारे कंट्री को ग्लोबल पीस और ऑर्डर में रखने में बड़ी मदद करता है। यानी कि अगर इंटरनेशनल लॉ नहीं होगा, इंटरनेशनल लॉ अगर हमारा नहीं बना होगा तो जो डिफरेंट कंट्री, जैसे कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ के अंदर इतना सा टुकड़ा पाकिस्तान है, ठीक है, तो जो पाकिस्तान का रिलेशन अमेरिका के साथ है, चाइना के साथ, ये चाइना है, ये अमेरिका है, तो इनके साथ जो रिलेशंस बनते हैं, जितने भी कंट्रीज के एक दूसरे के साथ रिलेशन बनते हैं, इन सब रिलेशंस को कंट्रोल करने के लिए हमें इंटरनेशनल लॉ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। इसलिए जब तक इंटरनेशनल लॉ नहीं होगा हमारे डिफरेंट कंट्रीज़ का रिलेशन एक दूसरे के साथ नहीं अच्छा बन पाएगा। इसलिए इंटरनेशनल लॉ का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा होता है। आपने यहाँ पे इंटरनेशनल इस टॉपिक के अंदर लॉज की डेफिनेशंस देनी है। तो पहले आपने मीनिंग ऑफ लॉ दे देनी है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, डेफिनेशन ऑफ लॉ। ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाली हेडिंग्स दो और डेफिनेशंस दो, हेडिंग्स तो वही देनी पड़ेंगी, सॉरी, बट डेफिनेशन जरूरी नहीं आप यही दो। जो डेफिनेशन आपने पार्ट 1 में लॉ के ऊपर पढ़ी थी, जो डेफिनेशन आपने पार्ट 2, पार्ट 3 जितने भी ईयर्स में आप रहे हुए हो, इनमें जितने भी आपने पढ़ी हैं इनकी डेफिनेशंस लॉ की, वो सारी उठा के आप पीछे के अंदर लिख दो। ठीक है। अगर वो नहीं याद तो आप ये वाले उठा के लिख दो। इसमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ये कहता है कि लॉ इज एनफोर्सेबल बॉडी ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स एनी सोसाइटी, यानी कि जो लॉ है वो एक ऐसी बॉडी होती है जो सोसाइटी को चलाने में मदद करती है। ये हमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी सिखा रही है। दूसरी डेफिनेशन में आपने लिख देना है, हेडिंग में लिख देना है, इंटरनेशनल लॉ रेफर्स टू लॉ दैट गवर्न्स लीगल रिलेशंस बिटवीन नेशंस। ठीक है। पहले वाले में आपने दो मीनिंग्स में डिवाइड करना है आपने। ठीक है। अब हेडिंग्स हमेशा स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हेडिंग्स किस तरह से देनी चाहिए। देखें, पहली हेडिंग होती है इंट्रोडक्शन की। रुके मैं पेन का कलर चेंज करूँ ताकि नजर आए। पहली हेडिंग होती है इंट्रोडक्शन की, वो तो आप सबको देनी होती है। दूसरी हेडिंग होती है क्रॉस रेफरेंस की, लेकिन ये जो इंटरनेशनल लॉ है इसमें क्रॉस रेफरेंस बहुत कम ही आते हैं, तो बेशक आप इसमें क्रॉस रेफरेंस ना दो। ऑब्वियसली जिन सब्जेक्ट में क्रॉस रेफरेंस नहीं, उनमें ना भी दिया अगर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आता है मीनिंग। अब आपकी नॉलेज पे आप मीनिंग्स को कितने पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हो। देखो, अगर मीनिंग लॉ के ऊपर अगर सवाल आया, जैसे कि यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ के ऊपर बात हो रही है कि क्या इंटरनेशनल लॉ एक प्रॉपर लॉ है कि नहीं, तो आपने फिर दो मीनिंग्स में बना देना है। आपने करना है कि मीनिंग ऑफ लॉ कर देना है, एक हेडिंग में मीनिंग ऑफ लॉ कर देना है, दूसरी हेडिंग में लिखना है मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये होगी दो हेडिंग्स मीनिंग की। फिर आपने लिखना है डेफिनेशन
ऑफ लॉ, व दूसरी हेडिंग में लिख देना है डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। 2 कर देनी है, ठीक है। अगर आपको मार्क्स ज़्यादा नहीं चाहिए और आप कहते हैं मुझे कम मार्क्स चाहिए, तो आप बेशक लॉ की डेफिनेशन ना दो, सिर्फ इंटरनेशनल लॉ की दे दो, दोनों में इंटरनेशनल लॉ कर दो। बट ज़्यादा जो अच्छे मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनको पता है कि मुझे पेपर अच्छे से अटैम्प्ट करना है, तो उसकी शर्त यह है कि आपको पहले मीनिंग की अलग से हेडिंग देनी होगी, फिर इंटरनेशनल लॉ की मीनिंग की अलग से। वैसे ही आपने डेफिनेशन ऑफ लॉ की अलग से देनी है, और फिर आपको यहाँ पे देखो मैंने इंटरनेशनल लॉ की नहीं दी, बट आपको भी यहाँ पे एक हेडिंग डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ की भी देनी है। अगर आपको डेफिनेशन कोई लिखनी नहीं आती, खुद से कोई भी इंग्लिश लिख दें आप, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ की कोई भी हेडिंग अपना डेफिनेशन दे दें अपनी वर्डिंग्स में, सही है। दूसरा से आपने बहुत सारी डेफिनेशन यहाँ पे लिख देनी है। ये सारी वही रिपीटेड डेफिनेशन इसलिए मैं नहीं करी। सेलमोट की डेफिनेशन जो है लॉ के ऊपर कि लॉ इज अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ, यानी कि जो लॉ है वो इसलिए बनाया जाता था कि जस्टिस जो है हो सके कंट्री में, ठीक है। प्रोफेसर ग्रीन लॉ के बारे में ये कहते हैं लॉ इज द सिस्टम ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन विच द स्टेट एंजॉय, यानी कि लॉ होगा तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन सबको मिलेंगे, ड्यूटीज मिलेंगी और राइट्स भी लोगों को मिलेंगे लॉ होने से। विल्सन ये कहता है लॉ इज द पोर्शन ऑफ एस्टैब्लिश्ड थॉट्स एंड हैबिट व्हिच हैज गेन्ड डिस्टिंक्ट रिकग्निशन ऑफ यूनिफॉर्म। इतना लंबी वो इतनी लंबी आप बेशक ना लिखो, यहाँ से 2 definitions are enough. Then we have essential condition for law. To qualify as a law, the following conditions must be met. अब essentials of law आ जाती हैं। यहाँ पे लॉ तब ही क्वालिफाई होगा जब उसमें ये 3 चीजें होंगी। पहले होगा a body of rules, second is a community of people, third is consent of enforcement, fourth is enforcing agencies. a body of rules में होगा कि established guidelines for conduct, यानी कि लॉ तभी क्वालिफाई होगा, यानी कि लॉ तभी सही होगा जब उसमें कुछ गाइडलाइंस मौजूद होंगी लोगों की ज़िंदगी चलाने के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कम्युनिटी ऑफ पीपल, अ सोसाइटी टू अप्लाई द लॉ, और सोसाइटी होनी चाहिए जहाँ पे लॉ अप्लाई हो, ठीक है। यानी कि अगर सोसाइटी मौजूद ही नहीं है, ठीक है, यानी कि अगर सोसाइटी होगी तो लोग होंगे, पीपल होंगे, ठीक है। अगर सोसाइटी ही नहीं है, लोग ही नहीं है, तो आप लॉ किस पे यूज़ करोगे, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि पहले तो लॉ ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर कुछ रूल्स मौजूद हों लोगों की ज़िंदगी को चलाने के लिए। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि सोसाइटी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट इज कंसेंट टू इन्फोर्स, एग्रीमेंट टू अबाइड बाय द रूल्स, और यानी कि अगर सोसाइटी मौजूद है जिसमें लोग हैं और वो जो लोग हैं वो उस लॉ पे चलने के लिए राजी भी होना चाहिए। ये बात हमें ये बताई जा रही है यहाँ पे। आखिरी है इन्फोर्सिंग एजेंसी, अथॉरिटीज टू इंश्योर द कंप्लायंस, और अथॉरिटीज होनी चाहिए जो उन लॉज को बनाए और उन लॉज को लोगों पे लगाए। वो अथॉरिटीज कौन सी होती हैं? गवर्नमेंट की अथॉरिटीज, ठीक है। तो ये बातें हमें यहाँ पे सिखाई जा रही हैं लॉ के ऊपर, ठीक है। आसान पॉइंट्स हैं, इनको आप कर लें, पेपर में लिख लें। अगली हेडिंग है ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस ऑफ प्रैक्टिकल डेफिनेशंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। वो जो डेफिनेशन जो मैंने आपको कहा था ना, यहाँ पे मैंने इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन नहीं लिखी, सिर्फ लॉ की लिखी है, वो मैंने गलती से यहाँ पे डालने की बजाय मैंने यहाँ डाल दी है। तो गलती नहीं हुई, बेसिकली सीक्वेंस इस तरह का बना था ना कि एसेंशियल्स के बाद यहाँ पे आना था, तो उसी सीक्वेंस में कर दिया। लेकिन अगर आपको ये सीक्वेंस अगर ज़्यादा सही लगता है कि डेफिनेशन देने के बाद मुझे दूसरी डेफिनेशन भी इंटरनेशनल की देनी है, तो आप वैसे कर लो, ठीक है। मेरा मकसद है कि आप वैसे ही अटेम्प्ट करो जिस तरह आपको इजी लगता है, ठीक है। अब हम इंटरनेशनल की डेफिनेशंस देखते हैं। ट्रेडिशनल डेफिनेशन ये है इंटरनेशनल लॉ की, इंटरनेशनल लॉ गवर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट्स। स्टेट्स मीन्स डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। यानी कि जो इंटरनेशनल लॉ है ये डिफरेंट कंट्रीज पे अप्लाई होता है। यानी कि सिर्फ जैसे कि जो मैंने ऊपर वाले जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं कि लॉ ऐसा होना चाहिए, ये कंट्रीज़ के अलावा अपने कंट्री के अंदर भी इसको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जो इंटरनेशनल लॉ है वो डिफरेंट कंट्रीज़ एंड डिफरेंट स्टेट्स में यूज़ होता है। मैं साथ साथ सफाई करती जाती हूँ आसपास की चीज़ों की, ताकि स्टूडेंट्स को अगर नोट्स लिखने हो देख देख के तो वो लिख सकें। दूसरी हेडिंग है प्रैक्टिकल डेफिनेशन की। इंटरनेशनल लॉ रेगुलेट्स रिलेशन ऑफ स्टेट विद वन अनदर। तो प्रैक्टिकल डेफिनेशन ये है कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो रेगुलेट करती है, यानी कि चलाती है रिलेशनशिप को, किन के रिलेशनशिप को? स्टेट्स की एक दूसरे के साथ। यानी कि अगर मैं 2 कंट्रीज बनाती हूँ, ये कंट्री हमारा पाकिस्तान है, ये कंट्री हमारा चाइना है, ठीक है। तो इन दोनों के रिलेशनशिप को चलाने के लिए इंटरनेशनल लॉ को यूज़ किया जाता है। तो ये एक रोल अदा होता है इंटरनेशनल लॉ का, ठीक है। अब अगली हेडिंग है इंटरनेशनल लॉ अ ट्रू लॉ। अगर आपको ट्रू लॉ लिखना नहीं है तो आप यहाँ पे लिख दो इज इंटरनेशनल लॉ अ प्रॉपर लॉ। जो हेडिंग है ना उसी के हिसाब से भी आप लिख सकते हो, तो आपकी मर्जी, आप ट्रू लॉ लिख दो या
प्रॉपर लॉ। इसमें 2 स्कूल्स ऑफ थॉट आ जाते हैं, एक पॉजिटिव स्कूल है, एक हिस्टोरिकल स्कूल है। ठीक है, आपने लाजमी लिखने हैं, इसमें कोई रियायत नहीं हो सकती। अगर आप पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर लिखते हो तो पहले हम हिस्टोरिकल स्कूल को बाद में पढ़ेंगे। अब सारी डिटेल आपको जितनी भी अब हेडिंग्स आएंगी वो सारी की सारी आपको पॉजिटिव स्कूल के ऊपर ही आएंगी। तो पॉजिटिव स्कूल में लेड बाय जॉन ऑस्टन 1917। Austin argued that international law is not real but rather a set of moral guidelines. यहाँ पे जॉन ऑस्टन ने 19th सेंचुरी में पॉजिटिव स्कूल के अंदर कुछ बातें बोली थी इंटरनेशनल लॉ के बारे में। जॉन ऑस्टन ने ये बातें कही कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो रियल लॉ नहीं है, जैसे कि हम नॉर्मल लॉ पढ़ते हैं बिल्कुल वैसा वो रियल नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में लॉ की बजाय कुछ मोरल गाइडलाइंस मौजूद है कि आप इस कंट्री के साथ इस तरह से रिलेशन बना लो, उस कंट्री के साथ इस तरह रिलेशन बना लो, यानी कि उसमें लॉ मौजूद नहीं है, गाइडलाइन मौजूद है। ये मैं नहीं कह रही, है ऑस्टन कह रहा है। फिर आता है की फीचर्स। अब इसी पॉजिटिव स्कूल की क्या की फीचर्स है वो हम पढ़ने लगे हैं। लॉ एज अ कमांड, सैंक्शंस इज एसेंशियल्स। जो ऑस्टन है उसने पहले हमें क्या बताया कि जो इंटरनेशनल लॉ है हम रियल लॉ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो सिर्फ कुछ गाइडलाइंस मौजूद थी जो नॉर्मल सी थी, उसमें लॉज वगैरह नहीं मौजूद थे। तो यहाँ पे एक और बातें लिखी गई कि रूल्स मस्ट ओरिजिनेट फ्रॉम द सॉवरेन अथॉरिटी इफ एनफोर्सेबिलिटी थ्रू कोहेजन इज नेसेसरी। यहाँ पे वो और बातें ये लिखी हैं कि जो लॉज हैं वो किसी सॉवरेन अथॉरिटी से बनने चाहिए। सॉवरेन मीन्स कि कोई जैसे कि पार्लियामेंट होती है या जैसे कि हमारे पाकिस्तान में जो अथॉरिटी जो लॉज बनाती है उस तरह की एक अथॉरिटी होनी चाहिए मौजूद। सही है। दूसरी हेडिंग है सैंक्शंस इज एसेंशियल, एनफोर्सेबिलिटी थ्रू कोहेजन इज नेसेसरी। यहाँ पे ये लिखा है कि जो लॉज हैं जो बनाए जा रहे हैं ना वो इन्फोर्सेबिलिटी थ्रू कोहेजन इज नेसेसरी, यानी कि जो लोग हैं ना जिन पे लॉज अप्लाई हो रहे हैं उन लोगों के ये लॉज लिखे हुए हैं। ठीक है, लॉ कौन से वाले? इंटरनेशनल लॉ, यानी कि जो लॉ लिखे हुए हैं या जिन लोगों पे अप्लाई किए जा रहे हैं उनकी इजाज़त और परमिशन होनी चाहिए। ये बातें हमें सिखाई जा रही हैं इसके अंदर। ठीक है, ये पॉजिटिव स्कूल ने बताया। अगली हेडिंग है आर्ग्यूमेंट्स बाय पॉजिटिव स्कूल। नो लॉ गिविंग अथॉरिटी। यहाँ पे जो पॉजिटिव स्कूल है हमें ये सिखाता है कि पहले तो लॉ बनाने वाली कोई अथॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है, वो तो हमें इंटरनेशनल लॉ में दिख ही नहीं रही। दूसरी चीज हमें यह बताता है कि जो लॉज जो बन जाते हैं उनको इन्फोर्स करने के लिए कोहेजन की जरूरत है, यानी कि जिन लोगों पे इन्फोर्स किया जा रहा है उनसे मशवरा भी लेना चाहिए कि क्या ये लॉ ठीक है कि नहीं। तो ये चीजें लॉ में होनी चाहिए। और फिर इसी के ऊपर जो आर्ग्यूमेंट्स है वो आर्ग्यूमेंट्स में भी यही लिखा है कि जो लॉ बनता है इंटरनेशनल लॉ इसकी तो कोई अथॉरिटी ही नहीं है जो इनको बनाती है। ये बातें हमें यहाँ पे लिखी मिलेंगी। इंटरनेशनल लॉ लेक्स अ सेंट्रल अथॉरिटी टू क्रिएट अ बाइंडिंग लॉ। ठीक है, absence of legal sections, there is no mechanism to compel states to follow international law। यहाँ पे ये लिखा है कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसको फॉलो कराने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है कि उन पर जोर डाला जाए। जैसे कि मैंने ऊपर लॉ के ऊपर कुछ पॉइंट्स पढ़े थे आपके सामने ऊपर कि लॉ इन्फोर्स करने के लिए कुछ अथॉरिटीज होती है जिनको हम गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज हैं वो हम पे लॉज लगाते हैं। जैसे कि हम अगर ट्रैफिक लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें फाइन भरना पड़ेगा। हम सिग्नल ब्रेक करेंगे ट्रैफिक लॉ का तो हमें फाइन भरना पड़ेगा। क्यों हमें फाइन भरना पड़ता है? क्योंकि गवर्नमेंट हम पे ये लॉज लगवाती है जबरदस्ती। लेकिन अगर इंटरनेशनल लॉ को कोई फॉलो नहीं करा तो कौन इनको हम पे लगाएगा? कोई नहीं। तो ये चीज हमें यहाँ पे सिखाई जा रही है। अगली हेडिंग है नो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लाइक ICJ डिसीजंस लेक इन्फोर्सेबिलिटी, यानी कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जैसे कि हमारे पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जिनमें जो भी फैसले हो जाते हैं जिन पे हमें अमल भी करना पड़ता है और हमारे कंट्री के अंदर उसका बहुत रोल अदा होता है। लेकिन जो ये वाली कोर्ट्स हैं ये पूरी दुनिया के लिए, यानी अगर जो भी केस पाकिस्तान में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, चाइना में हो रहा है, पूरे दुनिया के अंदर, तो उन सारे मामलात को यही कोर्ट्स डील करती हैं। यानी कि ऐसे मामलात जो इंटरनेशनल लेवल की हों। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि लोकल चीज़ों को, नहीं। अगर पूरे कंट्री में चाइना, इंडिया, पाकिस्तान इन सब में कोई ऐसे केसेस हैं जो इंटरनेशनली हैं तो उनको यही कोर्ट्स डील करती है। लेकिन इन कोर्ट्स के जो डिसीजंस होते हैं ना वो इन्फोर्सेबल इतने नहीं होते, उनकी इतनी पावर नहीं होती कि लोग उन पर अमल करें। ये बात हमें इसके अंदर बताई जा रही है। आखिरी हेडिंग है अनक्लियर रूल्स। इंटरनेशनल लॉ इज ऑफन वीगो एंड अनसर्टेन। इसमें यहाँ पे आप वीगो की जगह, वेगस की जगह या जो भी वर्ड है इसकी जगह आप सिंपल लिख दें कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो अनक्लियर है,
यानी कि उसके जो रूल्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वो बहुत ही अनक्लियर है, लोगों को समझ नहीं लगती। तो ये हमने इसके आर्ग्यूमेंट्स पढ़ लिए। अब अगली हेडिंग है क्रिटिसिज्म ऑफ पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट। अब पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट्स पे क्या क्रिटिसिज्म है वो पढ़ने लगे। नॉट ऑल लॉज रिक्वायर सॉवरेन कमांड। इनके ऊपर क्रिटिसिज्म दूसरे स्कूल ऑफ थॉट ने ये कहा है कि कस्टमरी लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी फंक्शंस विदाउट डायरेक्ट कमांड। यहाँ पे इनकी यानी कि जो कुछ लोग हैं, यानी कि हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट्स वाले हैं, दूसरे जो स्कूल ऑफ थॉट्स वाले हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट है ना, इन्होंने जितनी भी बातें इंटरनेशनल लॉ के बारे में बोलनी है वो गलत बोलनी है, क्योंकि जो कस्टमरी लॉज हैं और जो इक्विटी के जो लॉज हैं वो बगैर किसी कमांड के दूसरे लोगों पे अप्लाई हो जाते हैं, बगैर किसी अथॉरिटी के भी हमने देखा है कि वो दूसरे लोगों पे उनको अप्लाई किया जा सकता है। बेशक गवर्नमेंट भी की अथॉरिटी ना हो, कोई भी ना हो, फिर भी हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ लिखा है प्रोफेसर ओपनहैम्स व्यू। प्रोफेसर ओपनहैम के व्यू पे पढ़ते चलते हैं। इंटरनेशनल लॉ फुलफिल्स द एसेंशियल क्राइटेरिया ऑफ लॉ सच एज कम्युनिटी रूल्स ऑफ कंडक्ट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ मैकेनिज्म। यहाँ पे हमें प्रोफेसर ओपनहैम्स ये सिखाते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है ना, वो तमाम लॉज की जो बातें हैं वो फुलफिल कर देते हैं, जैसे कि कम्युनिटी के साथ एक दूसरे के साथ मिलके चलना, और ऐसे रूल्स बताए गए हैं इंटरनेशनल लॉ में कि एक दूसरे के दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ वर्क कैसे करें, जैसे कि पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे के साथ कैसे वर्क करें। इनके रूल्स हमें इंटरनेशनल लॉ में आराम से मिल जाते हैं। और इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म भी मौजूद है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसी अथॉरिटी मौजूद है, इंटरनेशनल अब चाइना में भी कुछ ऐसी अथॉरिटीज़ मौजूद हैं जो इन लॉज को चलाने के लिए भी इन्फोर्स कराएंगी कि भाई पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसा हो गया जिसका रोल चाइना में भी अदा हो रहा है, और चाइना में कुछ ऐसा होगा जो पाकिस्तान में भी अदा हो रहा है। तो यहाँ पे जो अथॉरिटी बैठी होंगी ना वो दोनों अथॉरिटीज़ जो है इन लोगों के उन वर्ड्स को कंट्रोल में रखेंगी। ठीक है, यानी कि जो ओपनहैम है वो हमें ये सिखाता है कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो बिल्कुल फारिग और बेकार लॉ नहीं है। इसके अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो एक लॉ को चलाने में काम आती हैं, जो लॉज में मौजूद होती हैं। तो ये हमने इसका क्रिटिसिज्म पढ़ा। अब हमारा पास दूसरा स्कूल ऑफ थॉट आ जाता है। जो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट है वो क्या कहता है इंटरनेशनल लॉ के बारे में। सही है, हिस्टोरिकल स्कूल को ओपनहैम ने लेड किया और स्टार्क ने। ठीक है, यानी कि इसको सपोर्ट ओपनहैम और स्टार्क करते हैं। दिस स्कूल asserts that international law is a proper law because यहाँ पे जो ओपनहैम और स्टार्क इसको सपोर्ट करते हैं, और ये जो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट है इनके अकॉर्डिंग जो इंटरनेशनल लॉ है वो एक प्रॉपर लॉ है। अब आपको डिफरेंसेस तो समझ आ गई होंगी ना। अब मैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा देती हूँ। जो हमने ऊपर पढ़ा था ना इंट्रोडक्शन में हमने ये पढ़ा कि क्या इंटरनेशनल मैं पूरे राइटिंग नहीं कर पा रही, रुको। इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, इससे आपको समझ आ जाएगा इंटरनेशनल लॉ। अब मैं बोलने लगी कि क्या इंटरनेशनल लॉ प्रॉपर लॉ है कि नहीं। इंट्रोडक्शन में पहले ये बताया गया, फिर इसी इंट्रोडक्शन के ऊपर बात की गई कि इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए दो स्कूल्स ऑफ थॉट्स इन्वॉल्व हुए। पहला वाला था पॉजिटिव लॉ, जिसका हमने इंट्रोडक्शन में नाम नहीं पढ़ा, लेकिन आप इंट्रोडक्शन में भी पॉजिटिव लॉ एंड हिस्टोरिक लॉ का लिख सकते हो। मैंने नहीं लिखा, ये मेरी अपनी गलती, क्योंकि ऑब्वियसली मैं नोट्स बहुत स्पीड में बनाती हूँ, कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। तो आपने इंट्रोडक्शन में पॉजिटिव लॉ और हिस्टोरिकल लॉ, यानी कि इन दोनों के बारे में भी लिखना है, हिस्टोरिकल लॉ। ठीक है, तो इंटरनेशनल लॉ के बारे में हमने ये पढ़ा कि क्या ये प्रॉपर लॉ है कि नहीं। तो हमने इनके बारे में बताना है कि जो पॉजिटिव लॉ है वो ये कहता है कि भाई इंटरनेशनल लॉ जो है रियल लॉ नहीं है, ये तो बिल्कुल बेकार है, इसमें जो है सारा कुछ तो सिर्फ मोरल गाइडेंस के हिसाब से है। लेकिन जो हिस्टोरिक लॉ है वो कहता है कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो प्रॉपर लॉ है। अब क्यों है वो बेशक आप इंट्रोडक्शन में ना बताओ, वो बेशक आप बाकी हेडिंग्स के साथ बता दो। ठीक है, ये हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि हमने इंट्रोडक्शन देने के बाद हमने फिर मीनिंग ऑफ लॉ बताई। मीनिंग ऑफ लॉ के बाद फिर हमने मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल लॉ किया। मीनिंग्स दोनों की जब दे दी, फिर हमने डेफिनेशंस ऑफ लॉ बताई कि लॉ की क्या डेफिनेशन है। डेफिनेशन लॉ देने के बाद फिर हमने डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ देनी है। ठीक है, तो मैं आपके सामने ये चीज़ें इसलिए रिपीट करूँ ताकि आपके माइंड में भी चीज़ें बैठती जाएँ। आपने मीनिंग और डेफिनेशन दे दी, फिर उसके बाद आपकी मर्जी, आप लॉ को मजीद डिफाइन करना तो कर लो कि भाई लॉ में जो है इन्फोर्समेंट करनी चाहिए, लॉ में ये होना चाहिए, लॉ में वो होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप वो चीज़ लिखो, उससे क्या होगा कि एग्जामिनर को भी पता चलेगा आपको हर चीज़ पता है जो आप लिख रहे हो। वो चीज़ें देने के बाद फिर आपने एंड पे जाके ना आपने इन दोनों स्कूल्स ऑफ थॉट्स के बारे में बताना है, जिसमें हमने सारा कुछ पहले पॉजिटिव के बारे में बताना है कि पॉजिटिव जो है किस तरह से इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, क्यों वो इंटरनेशनल लॉ को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, फिर हिस्टोरिकल स्कूल के बारे में बताना शुरू कर देना। हिस्टोरिकल स्कूल जो है इंटरनेशनल लॉ को प्रॉपर स्कूल मानता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपने इस सीक्वेंस के साथ लेके चलनी है। मैं रिपीट इसलिए कर देती हूँ ताकि स्टूडेंट्स को समझने में कोई मसला ना आए। अब इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स क्या हुए,
States are interdependent. No state can exist in isolation. Mutual agreement necessitates rules. यहाँ पे हमें हिस्टोरिकल फ्लो थॉट ये सिखाता है कि जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स में जैसे कि पाकिस्तान और चाइना हो गया, जैसे यहाँ पे जो स्टेट है, यहाँ पे जो स्टेट है, इनकी स्टेट्स बेशक अलग कंट्री में, लेकिन ये फिर भी आइसोलेशंस में नहीं चलती, यानी कि अकेले नहीं वर्क कर सकती। इस कंट्री को कोई फाइनेंसेस की प्रॉब्लम होंगे तो चाइना से वो हेल्प लेगी या किसी और कंट्री से, या चाइना को कोई प्रॉब्लम होगी तो पाकिस्तान उनको हेल्प करेगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या ये रहेंगे, कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, अकेले तन्हाई में नहीं रह सकते। ये चीज़ें हमें यहाँ सिखाएगी। और इसी की वजह से इन दोनों, अगर वो तन्हाई में नहीं रह सकते, इस वजह से क्या होगा, दोनों कंट्रीज़ के बीच एग्रीमेंट्स हो जाएंगे। वो एग्रीमेंट्स किस टाइप के होंगे कि उन एग्रीमेंट्स के अंदर कुछ बातें लिखी जाएंगी कि आप, अगर हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई तो आप हमें इतने पैसे दे दें, अगर आपको कुछ बनाना हो कंट्री में, अपने आप नहीं बना पाए तो आप हमसे रब्ता करें। दोनों कंट्री एक दूसरे से कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स कर लेंगे कि वो एक दूसरे को हेल्प आउट करेंगे। इससे क्या होगा कि दोनों कंट्रीज फिर अच्छा वर्क करेंगी और ग्रो करेंगी। ये हमें कैसे मिलेगी ये ऑप्शन कि हम इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना पड़े। इंटरनेशनल लॉ ही हमें ये ऑप्शन बताती है कि आप एक दूसरे के साथ किस तरह से वर्क कर सकते हैं, दूसरे की हेल्प किस तरह से करते हैं, कैसे आप एग्रीमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। अगली हेडिंग है लॉ ओरिजिनेट्स फ्रॉम कस्टम। इंटरनेशनल लॉ लाइक म्युनिसिपल लॉ इवॉल्व्स फ्रॉम कस्टम एंड जुडिशियल प्रैक्टिस। जो इंटरनेशनल लॉ है ये कस्टम और जुडिशियल प्रैक्टिस से निकला, यानी कि जुडिशियल प्रैक्टिस यानी कि जो कोर्ट्स हैं, कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिए, जो भी काम किया, उधर से भी हमें इंटरनेशनल लॉ सीखने को मिला, हम तक पहुंचा, और कस्टम्स की वजह से भी हम तक पहुंचा, ठीक है। अगली हेडिंग है रिकग्निशन बाय कोर्ट्स एंड इंस्टीट्यूशन। ICJ डिसीजन यानी कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है कि जो डिसीजंस हैं, और जो यूनाइटेड नेशन रिकग्निशन अफर्म द लीगल नेचर ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। जो यहाँ पे क्या ये रहे हैं कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना, और जो यूनाइटेड नेशन है, इन दोनों की वजह से इंटरनेशनल लॉ को काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिली, ठीक है। अगली हेडिंग इनफोर्सिबिलिटी थ्रू प्रैक्टिस। यहाँ पे लिखा है मैनी स्टेट्स ट्रीट इंटरनेशनल लॉ एज अ पार्ट ऑफ देयर डोमेस्टिक लीगल सिस्टम। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसी स्टेट्स जैसे कि मैं एग्जांपल दे, जैसे कि चाइना है, चाइना जो इंटरनेशनल लॉ को ना बहुत ज़्यादा इस तरह से लेके चलता है जैसे ये उन्हीं के ही लॉ का एक पार्ट है। वो कभी भी इंटरनेशनल लॉ को इस तरह ट्रीट नहीं करता कि इंटरनेशनल लॉ है, हम सिर्फ हम पे अप्लाई नहीं होता, सब पे होता है, नहीं, बल्कि चाइना इस इंटरनेशनल लॉ को उसी तरह ही लेके चलेगा जैसे हम अपने कंट्री के लॉज को लेके चलते हैं, ठीक है। तो मैं चाइना के एग्जाम्पल नहीं देती, कोई और देती, जैसे कि पाकिस्तान के दे देती हूँ। पाकिस्तान जो है वो भी इंटरनेशनल लॉ को इसी तरह लेके चलेगा जैसे कि पाकिस्तान के अंदर तमाम लॉज हैं, ठीक है। तो मैं कहना यहाँ पे ये चाह रही हूँ कि जो इंटरनेशनल लॉ है ना, वो कुछ कंट्रीज के लिए, कुछ स्टेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हिस्टोरिक स्कूल ऑफ थॉट हमें ये चीज़ सिखा रहा है कि इंटरनेशनल लॉ की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अगली हेडिंग है स्पोर्टिंग केसेस। अब ये तो केसेस हैं हमारी हिस्ट्री के अंदर जिन्होंने इंटरनेशनल लॉ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ICJ यानी कि इंटरनेशनल चीफ जस्टिस, International Court of Justice, उल्टा बोल दिया, International Court of Justice observed that international is a part of domestic law and must be administered by the courts। यहाँ पे ना जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो पार्ट है डोमेस्टिक लॉज का। डोमेस्टिक लॉज उन लॉज को कहते हैं जो कंट्री के अपने लॉज होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान के जो अपने लॉज है जो पाकिस्तान के अंदर ही अप्लाई होंगे उनको हम डोमेस्टिक लॉज कहते हैं, ठीक हो गया। मैं थोड़ा सफाई भी कर दूं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो यहाँ पे हमें जो ये कोर्ट है इंटरनेशनल कोर्ट, वो ये सिखा रही है कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो डोमेस्टिक लॉ का ही एक पार्ट होती है एंड मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड बाय द कोर्ट। यानी कि जो पाकिस्तान के कोर्ट्स है ना, वहाँ पे भी जो लॉज चल रहे हैं वो सारे लॉज इंटरनेशनल लॉ के साथ भी रिलेट करते हैं। ये चीज़ें हमें यहाँ पे सिखाएगी और ये बातें इस केस में हुई थी। यानी कि ये जो केस है पेक्वेट्स हन्नाबा केस, ये इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल कोर्ट्स का केसेस है, किसी कंट्री का नहीं होगा, इंटरनेशनल का होगा, ठीक है। आप चाहो तो इसके अंदर सिर्फ केस लॉ के एक्सप्लेनेशन के साथ इसकी अगली हेडिंग पे इस केस लॉ की तफसील भी दे सकते हो, बट मैंने नहीं दी क्योंकि टाइम कम था। बट मैं यही चाहूँगी जिन स्टूडेंट्स को ज़्यादा मार्क्स चाहिए वो इन केस की डिटेल लिखना जाए तो लिख लें, ठीक है। मैं अपने बाकी वीडियोज़ में इन तमाम केसेस की डिटेल और रिटन नोट्स भी इंक्लूड करूँगी ताकि आप में से किसी को अगर ये नोट्स चाहिए तो वो भी उनको मिल जाए। अगली हेडिंग है द चार्मिंग पेट्सी केस। ये जो दोनों केसेस है ना, ये इंटरनेशनल लॉ वाले केसेस हैं। इट वाज हेल्ड दैट डोमेस्टिक लॉज शुड नॉट बी कॉन्ट्राडिक्ट इंटरनेशनल लॉज। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो डोमेस्टिक लॉज कौन से होते हैं, जो कंट्री के अंदर के लॉज हैं, यानी कि जो कंट्री के अंदर के लॉज हैं वो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ नहीं होने चाहिए। ये हमें इस केस लॉ में सिखाया गया, ठीक है।
तो ये केस लॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप लाजमी लिखिएगा अगर आपके पास टाइम हुआ पेपर में। तो इन केस में इनमें से कोई एक केस की आप थोड़ी ना तफसील बढ़ा दीजिएगा। अगर आपके पास नोट्स नहीं है इनकी तफसीलात बढ़ाने के, तो आप मेरी बाकी वीडियोज़ देखिएगा जिनमें मैं इन केस लॉज को डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक होगा। अगली हेडिंग पे मूव करते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब यहाँ पे हमें ये बताया जाएगा इन हेडिंग्स के अंदर कि इंटरनेशनल लॉ की क्या स्ट्रेंथ है, इंटरनेशनल लॉ की क्या वीकनेसेस हैं। स्ट्रेंथ पहले पढ़ते हैं। स्ट्रेंथ है इसकी डायनामिक एंड एवोल्यूशन वाली, अडॉप्ट टू ग्लोबल नीड्स। अच्छा, इंटरनेशनल लॉ जो है ऑब्वियसली आपको नेम से ही पता चल रहा है कि वो इंटरनेशनली यूज होता है, यानी कि पूरे कंट्री में, तमाम कंट्रीज में इंटरनेशनल लॉ को यूज किया जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखे अडॉप्ट इन ग्लोबल नीड्स। ग्लोबल नीड्स का मतलब है, ग्लोबल मीन्स पूरे दुनिया में इसको यूज किया जाता है। दूसरी हेडिंग है ग्लोबल एक्सेप्टेंस, स्टेट्स रिकॉग्नाइज एंड अपहोल्ड इट्स प्रिंसिपल्स इन ट्रीटीज एंड कोर्ट्स। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो स्टेट्स हैं, यानी कि जो कंट्रीज हैं, अगर आपको स्टेट्स नहीं लिखना आप कंट्रीज भी लिख सकते हो, यानी कि जो कंट्रीज हैं वो इंटरनेशनल लॉ को रिकॉग्नाइज करती हैं और अपने ट्रीटीज में और कोर्ट्स में इनको यूज करती हैं। ट्रीटीज होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। अब आप सोच रहे होगे कि मैं ट्रीटीज इसको क्यों बोल रही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों नहीं बोल रही। देखें, जब इंडिविजुअल्स के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं या एग्रीमेंट कहते हैं। लेकिन अगर दो कंट्रीज या 3 कंट्रीज या जितने भी कंट्रीज के बीच एक दूसरे के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते, उसको हम ट्रीटीज कहते हैं। समझ आ गई। तो जो भी ट्रीटीज होते हैं उनके अंदर भी इसको यूज किया जाता है इंटरनेशनल लॉ को, इसलिए इसकी बहुत ज्यादा पावर है इन जगहों पर। ठीक है। अब वीकनेसेस क्या है। पहली वीकनेस है लेक ऑफ इफेक्टिव इन्फोर्समेंट, यानी कि जो इंटरनेशनल लॉ है ये ज़्यादा इफेक्टिवली इन्फोर्स नहीं होता। नो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में कुछ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं जो हम पे लॉज लागू कराती हैं, हम पे अप्लाई करवाती हैं। अगर हम नहीं ट्रैफिक लॉज को फॉलो करेंगे तो हमें जेल भी होगी, हमें फाइन भी देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर आप कुछ फॉलो नहीं करते तो कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो आप पे जोर डाल सके। अनक्लियर लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म, रिलेज ऑन ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस रादर देन फॉर्मल लेजिस्लेशन। और जो इंटरनेशनल लॉ है वो ट्रीटीज पे और कन्वेंशंस के ऊपर ज़्यादा चलती हैं। इनको यही से ही आपको लॉ देखने को मिलेगा, लेकिन इनके ऊपर कोई लेजिस्लेटिव अथॉरिटी नहीं है जो इनको सही से चला सके, कोई इनको सही से बना सके। ये इसकी वीकनेस है। थर्ड वीकनेस है लिमिटेड जुरिस्डिक्शन ऑफ आईसीजी। आईसीजी डिसीजंस आर बाइंडिंग ओनली टू कंसेंटिंग पार्टीज। अच्छा, जो पार्टीज हैं जिनके बीच मसला लगा हुआ है इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से, सिर्फ उन्हीं पे ही उनका जोर चलेगा उस कोर्ट का। लेकिन जो बाकी कंट्री के जो बाकी लोग हैं उनके ऊपर उनका डिसीजन अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे यही बात लिखी है। जैसे कि आप मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर कोई वैसा डिसीजन कोर्ट देती है जो कि पूरे पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई होता है, तो जाहिर बात है पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई हो रहा है। लेकिन वैसे ही पाकिस्तान में और चाइना में कोई लड़ाई लग गई है, एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, कंट्रीज के बीच लड़ाई नहीं लगी, बल्कि यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, एक बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है। अब इन दोनों के बीच कोई लड़ाई लग गई है, तो कोर्ट का जो डिसीजन होगा इंटरनेशनल लेवल पे, जो कोर्ट चल रही हैं, वो जो इंटरनेशनल कोर्ट है वो सिर्फ इन दोनों के मसलों को हल करेगी। तो इन दोनों के ऊपर ही वो अप्लाई होगा इनका डिसीजन। लेकिन जो बाकी के लोग पाकिस्तान में रह रहे होंगे या चाइना में रह रहे होंगे, उन पे डिसीजन अप्लाई नहीं होगा। तो इस तरह से यहाँ पे कह रहे हैं कि ये भी एक वीकनेस है इनकी। फ्रीक्वेंट वायलेशन, स्टेट ऑफन ब्रीच इंटरनेशनल लॉ विदाउट सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो स्टेट्स हैं, जो कंट्रीज हैं, वो इंटरनेशनल लॉ को ना कभी कभी वायलेट भी कर देती है, लाइक फॉलो नहीं करती। ये भी एक वीकनेस है। दूसरी है अनसर्टेनिटी, रूल्स आर नॉट एज प्रिसाइज एज म्युनिसिपल लॉज। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो लॉज और रूल्स लिखी गई हैं इंटरनेशनल लॉ में, वो इतने अच्छी तरीके से नहीं लिखे गए जैसे म्युनिसिपल लॉज लिखे जाते हैं। ठीक है, ये बातें, ये इसकी वीकनेसेस हैं। सही है, अब कंक्लूजन देख लेते हैं। The debate of whether the international law is a proper law persists, while the positive school highlights its lack enforcement and ये काफ़ी लंबा हो गया। तो यहाँ पे ना आप इसकी कंक्लूजन में जितना कुछ भी ऊपर पढ़ा है ना, उसको शॉर्ट करके लिख देंगे। जो इंटरनेशनल लॉ है उसके ऊपर जो डिबेट है वो तो स्कूल ऑफ थॉट्स कर रहे हैं। जो पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो रियल लॉ नहीं है। क्यों रियल लॉ नहीं है उसके बारे में 2-4 लाइन्स यहाँ लिखते हैं। और जो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो अच्छा लॉ है, रियल लॉ है। क्यों रियल लॉ है उसके बारे में आप 2-4 बातें लिख के ना इसको वाइंड अप करें। ठीक है, ख़त्म करें। बस इतना ही था इस टॉपिक के अंदर। तो इस तरह आपने इंटरनेशनल लॉ का पेपर अटेम्प्ट करना है। अब ये हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट पे नेक्स्ट टॉपिक है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। खुदा हाफिज़। अगर आप में से कोई भी नोट्स परचेज करना चाहता है तो इसी चैनल के ऊपर
कुछ लिंक्स हैं, जैसे कि मेरा फेसबुक पेज मौजूद है, इंस्टाग्राम अकाउंट मौजूद है। अब मैं ब्लॉग स्पॉट के अंदर भी कुछ अपने नोट्स डाल रही हूँ, तो अब मैं से भी कोई भी ब्लॉग स्पॉट पर जाके नोट्स परचेज करना चाहता है वहाँ से कर ले, या फेसबुक पेज से भी करना चाहता है फेसबुक पेज से भी कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।